कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने 40वीं बीपीएससी का पीवाईस क्यू डिस्कशन किया था। ऑलमोस्ट एक वीडियो बचा है, ये 39वीं बीपीएससी का डिस्कशन करने हम जा रहे हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगा 38वीं बीपीएससी। इसके बाद हम आप अगर चाहें तो बिहार स्पेशल या फिर साइंस, दोनों में से किसी एक का कवर करेंगे। अगर आप जो भी आप चाहते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? तो किस काल में पड़ती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या अर्ध ऐतिहासिक काल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल होता क्या है, मतलब इतिहास काल का निर्धारण उसकी पठनीय कला के आधार पर किया जाता है। जैसे कोई स्रोत है तो अगर हम पढ़ सकते हैं तो उसके लिखावट तो मिली हुई है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं, इसीलिए उसको अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। स्रोत तो हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में जुड़ा हुआ है? किस युग से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोगस कुई का महत्व इसलिए है कि वहाँ पे ऐसा क्या मिला है जिसका इम्पोर्टेंस है बोगस कुई का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगस कुई 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हुए हैं। इसमें ऐसे राजाओं का नाम है जिनके आर्यों से, मतलब आर्यों जैसे इनके नाम मिलते जुलते हैं, ऐसे राजाओं का भी नाम इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये किस में मिलता है गायत्री मंत्र? ऋग्वेद में। ऋग्वेद की रचना किसने की अगर पूछ लिया जाए तो विश्वामित्र के द्वारा ऋग्वेद की रचना की गई थी। और ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। किसमें? तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे अजीबक संप्रदाय के संस्थापक? तो मकली गोसाल थे। मकली गोसाल क्या हैं? तो ये शुरुआत में अगर हम इनके बारे में देखें तो ये महावीर के शिष्य थे, लेकिन कुछ कारणोंवश इनके बीच में मतभेद हो जाते हैं, जिसके बाद ये महावीर स्वामी से अलग होकर के एक नया पंथ या संप्रदाय बनाते हैं, अजीबक संप्रदाय। और इनका मत क्या है? नियतिवाद कहा गया। नियतिवाद का मतलब होता है संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य के द्वारा पहले से ही नियंत्रित है और संचालित होती है। जैसे हम कहते नहीं कभी कभी ये तो भाग्य द्वारा ही लिखा हुआ है, तो नियतिवाद का जैसी नियति वैसे ही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो किसकी देन अत्यधिक थी? हिंद यूनानी लोगों की। गुप्त भी क्या थे? वैष्णव थे। आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो राजा अपनी बड़े टाइटल रखा करते थे, जैसे परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, तो कौन सा? गुप्त वैष्णव थे, भागवत धर्म अपनाए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ है? किस पर होता है? तो रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ कहाँ पे? सौराष्ट्र में स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने के बारे में यहाँ पे उल्लेख मिलता है। ये भी उल्लेख मिलता है कि पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था बाद में, जिसमें मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी, ऐसा ये इससे प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा ऐसा अभिलेख है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ अभिलेख, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बहुत सारे ऐसे अभिलेख में जिसमें कि मतलब टाइटल है कि देवा नाम प्रिय है, लेकिन एग्जैक्ट नाम कि मगध का सम्राट अशोक ने स्वयं को भब्रू अभिलेख में बताया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। और इसी अभिलेख से पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म के मत अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है,
उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों की कोई भी चर्चा नहीं करता। बाकी जातक कहानियाँ, संगम साहित्य ये सभी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए हैं? तो कौन से शासक थे वो? तो गुप्तों ने दिए हैं। हम लोग देखते हैं कि गुप्त वंश में जो गुप्त डायनेस्टी स्थापत्य काल का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा मंदिर किनके समय बनवाए गए? गुप्तों के द्वारा ही बनवाए गए। आप अगर साउथ के मंदिर देख लें या बहुत उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बहुत फेमस है, तो वो सब गुप्तों ने कहीं ना कहीं योगदान दिया है मंदिर स्थापत्य शैली में। जैसे 3 शैलियाँ हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। तो नागर उत्तर भारत में, द्रविड़ दक्षिण भारत में, बेसर मिक्स शैली है, उड़ीसा वाला जो रीजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत होती है? किस काल में होती है? तो ये उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे कर्म के आधार पे हर व्यवसाय चुना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आने के बाद थोड़ा सा जाति के आधार पे या जन्म आधारित पेशे को अपनाया जाता है। जैसे कि कोई बढ़ई है तो बढ़ई, कोई कुम्हार है तो कुम्हार, कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, इस आधार पे। तो उत्तर वैदिक काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उजागर होने लग गई थी। और इसी काल में 4 वर्णों का हमें उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम आक्रांता प्रदान किया? आक्रांता नहीं, एकता आई थिंक है, इसमें दिख नहीं रहा है हिसाब से। तो कौन थे जिनको सबसे पहले दिया था? तो इनके दास कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कब थे? इनको 1191 में पहला एकता प्रदान किया, क्योंकि 1192 में जो सेकेंड वॉर ऑफ तराइन हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत योगदान दिया था। इससे प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने इनको एकता प्रदान कर दिया, जिसके बाद ये दिल्ली के सल्तनत काल में ये गुलाम वंश के पहले शासक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। कौन से ऐसे शासक थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे। खालिसा भूमि क्या होती थी? जो राज्य के अधिकार में भूमि होती, जो जिसका राज्य का अधिकार होता था। बाकी और भी भूमि थी, जैसे मिल्कियत क्या होती थी? जैसे राज्य के द्वारा प्रदान की गई भूमि, किसी को इनाम के रूप में, पेंशन के रूप में, ये सारी मिल्क भूमि थी। तो इसकी भी कमी कर दी गई। वक्फ भूमि, तो ये धर्म से रिलेटेड कुछ कार्यों को, जैसे मस्जिद बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए दे दी जाती थी, तो वक्फ भूमि। इन सब में कमी करके कौन सी भूमि पे? खालिसा भूमि को सबसे अधिक बढ़ाया गया, क्योंकि राजस्व इसी से मिलना था, राजा को इसी से लाभ था। बड़ी जो इसने विशाल सेना बनाई थी, उसका भरण पोषण करने का मेन उद्देश्य था, इसलिए इन्होंने ऐसे किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल के सिक्के टंका। तो सल्तनत काल के सिक्के टंका, शसगानी एवं जीतल किस धातुओं के बने होते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो टंका और शसगानी है वो चांदी के होते थे, जीतल तांबे का सिक्का होता था। और ये किसके समय प्रचलित थे? तो इल्तुतमिश के समय। सल्तनत काल के जो इल्तुतमिश बहुत फेमस थे, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक फिर इल्तुतमिश, तो उनके समय इन्होंने ये सारे सिक्के चलाए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12 मास की रचना किसने की है? 12 मासा कौन थे ऐसे जिन्होंने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। वही मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की है। पद्मावत है राजा रतन सिंह और पद्मिनी की कहानी, जो चित्तौड़ से रिलेटेड है। अलाउद्दीन खिलजी वाली आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, बहुत फेमस कहानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इनकी मुख्य विशेषता क्या थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भू राजस्व व्यवस्था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वित्तीय इनका स्ट्रॉन्ग क्यों था, तो भू राजस्व व्यवस्था से सबसे ज़्यादा राजस्व कलेक्ट किया जाता था। और जो शिष्ट नाम था, शिष्ट इनके भू राजस्व का क्या नाम था? शिष्ट नामक कर लगाया जाता था। और जो केंद्रीय राजस्व डिपार्टमेंट था उसे अठावने कहते थे, अठावने। तो आप 2 चीज़ें याद रखिएगा, शिष्ट एक टैक्स था जो भूमि पे लगाया जाता था, अठावने एक डिपार्टमेंट था, केंद्रीय राजस्व डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? ऐसे कौन सी वजह थी जिसमें वो जीत गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी तुलगमा पद्धति। तुलगमा प्रथा थी जिसके द्वारा वो ये छोटी सी सेना के बावजूद भी युद्ध जीते थे। और ये सैन्य व्यवस्था क्या होती थी, जैसे कि ये राजा है, ये एक सेना है, एक तरफ की ये सेना है, तो एक तरह से ये घेर लेते थे इनको चारों तरफ से, इस तरह की कवर कर लेते थे, ऐसे ऐसे सैनिक बिठा लेते थे, मतलब एक तरह से तो पूरा कवर्ड कर लेते, तो ये दुश्मन सेना थी ये कहीं जा नहीं पाती थी, तो बहुत आसानी होती थी सैन्य मतलब कि दुश्मन सेना को घेरना। और ये किन किन के बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था। कब, 1 अप्रैल 1526 में, आप ये भी याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1526, 1 अप्रैल 1526 में ये वॉर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, ये किससे संबंधित है। तो ये अकबर के टाइम पे बहुत फेमस थी, अकबर नहीं, ये भू सर्वेक्षण भू राजस्व निर्धारण के लिए अपनाई गई एक सिस्टम था जो कि अकबर के टाइम पे फेमस थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जवाबित का संबंध किससे था, राज्य के कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, टकसाल में संबंधित कानून से, या कृषि से संबंधित कानून से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये राज्य के कानून से संबंधित था, क्या, जवाबित। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, कौन सा ऐसा प्लेस था जिसकी वजह से ये लोग लड़ते रहते थे। तो ये कांधार था, वर्तमान अफ़गानिस्तान का कांधार को लेके इनकी, क्योंकि सारी लड़ाइयाँ आप देखते होंगे कि उधर ही से हुए, चाहे अहमद शाह अब्दाली हो या उधर के जो बड़े बड़े वॉर हुए हैं उधर ही साइड से कांधार, जैसे अब हम एंशियंट टाइम में भी देखेंगे या हमारी पौराणिक कथाओं में भी देखेंगे महाभारत में, तो कांधार हमारा दुश्मन राज्य ही रहा है ज़्यादातर टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किससे शुरू की थी, किसने शुरू की है। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर, जहांगीर के टाइम। और ये मतलब अगर ये भी पूछ लिया जाए कि 2 अस्पा सिंह जो अस्पा है ये किससे संबंधित है, कौन सी ऐसी, तो ये जो सैनिक पद्धति थी ना इनकी, जात सवार और सेना मतलब मनसबदारों को जिसमें रखा जाता था, तो उससे रिलेटेड है। 2 अस्पा मतलब सवार पद का दुगना, और सिंह अस्पा मतलब सवार पद के 3 गुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी, ये मराठा भू राजस्व प्रथा थी। ये सारे क्वेश्चन एंशियंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, हो सके तो नोट कर लीजिएगा, अगर आपने नोट बनाए हो तो बार बार रिवाइज़ करिए उनको, क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है, सिर्फ मतलब 50 डे कितना बचा है, हाँ 50 डे, ऑलरेडी 50 डे समझ लीजिए, तो आप उस हिसाब से अपना रिवीजन करिएगा। तो ये मराठा भू राजस्व प्रथा थी और निर्वाहन की में दी जाने वाली भूमि थी, मतलब निर्वाहन के लिए एक तरह से कहें कि जैसे पट्टा थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई, तो ये कहाँ बनाई गई थी, सूरत में, ये सूरत में बनाई गई फैक्ट्री थी। 1611 में ये एक्चुअल में क्या है कि जब 1608 में ये विलियम हॉकिंस गए सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए मुग़ल दरबार में, तो उनको अनुमति नहीं मिली, लेकिन उसके बाद कैप्टन मिडल्टन 1611 में मुग़ल दरबार में गए तो उनको इसमें अनुमति मिल गई, वो सफल हो गए। उसके बाद इन्होंने 1613 में शायद या 12 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, स्थायी फैक्ट्री। महाराष्ट्र में रमोसी कृषक जत्था किससे संबंधित किया जाता है, तो किससे किया जाता है, वासुदेव बलवंत गटके के से संबंधित है। इन्हें काला, ये मतलब एक आंदोलनकारी थे और इनको काला पानी की सज़ा भी हुई थी, और बाद में 1883 में इन्होंने आमरण अनशन के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि रमोसी कृषक जत्था किससे संबंधित है, वासुदेव बलवंत गटके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया, तो किसने रद्द किया, लॉर्ड रिपन ने। आई थिंक आप सब लोग जानते ही होंगे। और ये लगाया किसने था सबसे पहली बार, तो ये 1878 में लिटन के द्वारा इम्पोज किया गया था क्या ये, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है क्या, तो ये देसी भाषाओं के समाचार पत्र से संबंधित है। आज़ादी से मतलब कि रिपन ने क्या किया कि समाचार पत्र के लिए पहले लगाया गया था कि उन हिंदी भाषी जितने भी समाचार पत्र हैं वो राज्य के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन रिपन ने इसको फ्री कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया,
तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तारकनाथ दास के द्वारा। आप याद रखेंगे कि फ्री हिंदुस्तान अखबार किससे संबंधित है? तारकनाथ दास से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? कौन सा ऐसा कारण था? तो कामागाटा मारू के प्रकरण या घटना थी। तो कामागाटा मारू क्या है? एक जहाज का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि 28 इसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो किस अधिवेशन में किया है इन्होंने? तो ये हो जाएगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसमें क्या हुआ कि 1916 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, उसमें तिलक और अनी बेसेंट उनके बाकी समर्थक इकट्ठे हुए और इन दोनों ने सभी को संबोधित भी किया और इन्होंने सफलतापूर्वक राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया यहाँ आके दोनों लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो वैलेंटाइन सिरोल। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1917 और 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो किसने लिया? औद्योगिक कर्मियों ने, क्योंकि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। तो जो भी श्रमिक थे वो बोनस से रिलेटेड ये इशू था, बोनस बढ़ाने से संबंधित, तो उसके खिलाफ अहमदाबाद आंदोलन हुआ, जिसके बाद गांधी जी गए वहाँ पे और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और बोनस बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ? तो किस शहर में हुआ? ये इलाहाबाद में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। ये हुआ कब था? तो 1921-22 के समय में ये हुआ। और इसका नेतृत्व किसने किया एका आंदोलन का? मदारी पासी, जो कि एक दलित वर्ग से संबंधित है, पिछड़ी जाति से, उन्होंने इस आंदोलन को किया। और क्यों किया गया था? क्योंकि लगान की बढ़ोतरी थी, लगभग 50% से ऊपर टैक्स देना पड़ता था, तो इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किससे रिलेटेड है? तो ये किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट कहाँ? उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में चलाया गया था। एक सामाजिक था, मतलब कि जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उन्होंने एक सामाजिक बहिष्कार कर दिया। और इसके मेन अगर कहें लीडर कौन थे? झुंगरी सिंह और दुर्गपाल थे। इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया इस आंदोलन में। लोगों ने बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाना ही बंद कर दिया, जिससे एक तरह से ये बायकॉट को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो किसके दिमाग की उपज थी? डॉक्टर मोहन सिंह। स्टार्टिंग में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि ये डॉक्टर मोहन सिंह, बाद में सुभाष चंद्र बोस इससे जुड़ गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो ये कार्यकारिणी समिति 1927 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्टी 37 छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो 37 का आंसर हो जाएगा। वैसे तो इस नाम से छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन आयोग ने इसका आंसर 1920 माना है। बाकी अन्य आंदोलनों की अगर हम बात करें जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुए हैं, तो जैसे कोल विद्रोह 1931 में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में, मुंडा विद्रोह 1899 में। बाकी एग्जैक्ट छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह से कोई विद्रोह नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो आप सभी जानते होंगे और कई बार हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो 3 कठिया पद्धति थी जिससे जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा उल गुलान विद्रोह या महान हलचल, इन सब नामों से भी जाना जाता है। और ये किस लिए था? खूंट कट्टी प्रथा के विरोध ये विद्रोह हुआ था।
खूटगट्टी मतलब कि जमींदारी भूस्वामित्व को लेके था। ये मेन बात है कि यहाँ पे जो दिक्कू ये लोग गैर आदिवासियों को कहते थे और ब्रिटिश लोग यहाँ अधिकार करने लग गए, तो इससे इनको प्रॉब्लम हो गई क्योंकि पैतृक संपत्ति छीन जाने लगी। इसके विरोध में इन लोगों ने विद्रोह किया। तो ये इसके एक दो नाम और हैं, आप ध्यान रखिएगा। उलगुलान, महान, हलचल, ये सारे किसके नाम से जाने जाते हैं, किसके लिए हैं? बिरसा, जो मुंडा का विद्रोह, बिरसा विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंगेर का बढ़ैया विद्रोह का उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकास्त भूमि की वापसी की मांग को लेके था। और ये कब हुआ था? 1935 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? आई थिंक आप सभी जानते होंगे, बिहार दिवस भी मनाया जाता है 1912 में। इसके साथ ही आज का डिस्कशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल एक लास्ट डिस्कशन होगा हमारा 38 बीपीएससी का। इसके बाद आप मुझे बताइएगा कि मैं बिहार स्पेशल के लिए शुरू करूं सीरीज़ या फिर साइंस घटना चक्र। थैंक यू वेरी मच।